हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे आदिकाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को। आदिकाल की पूर्व पीठिका के रूप में अभी हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में उनके प्रमुख कथन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आचार्य शुक्ल जी के कथनों को। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो इस तरह से शुक्ल जी का कथन है कि महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय आदिकाल के रूप में माना जा सकता है। शुक्ल जी का अगला कथन है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल नाम देने के पीछे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से उस टाइम पे राजाश्रित कवियों और चारणों द्वारा जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से में पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो हमने देखा कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है शुक्ल जी की, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की भाषा को शुक्ल जी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी को मानते हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। यहाँ पर विद्यापति जी की पंक्तियों पर विद्यापति जी के काव्य पर व्यंग करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति जी के श्रृंगारिक रचनाओं को कई विद्वान उन आध्यात्मिक
काव्य कहते हैं। तो उस संदर्भ में शुक्ल जी व्यंग करते हुए लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हुई हैं सरहापा की, देवसेन की, जो कि आदिकाल से संबंधित कवि हैं। चलिए देख लेते हैं, बहुत कठिन है, शायद पढ़ पाना भी मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। जो जिड़ सासण भाष्य शोभ है कहियड़ सारू, जो पालय से भाव करुई सो सरी पावई पारू। ये पंक्तियाँ हैं देवसेन की, जो कि इनके ग्रंथ श्रावकाचार से ली गई हैं। अगली पंक्ति है पंडिय साल बत्त बखाड़े, देह रुद्ध वसंत न जाड़े, अमड़ा गमड़ न तीन बिखंडई, तो विड़चय भड़ों हपंडे। ये पंक्तियां हैं सरहापा जी की। अगली पंक्ति है जो कि महत्वपूर्ण है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहिवत चित्त विषाम करु, सरे हैं कहे उवेश। ये पंक्तियां हैं सरहापा जी की। अगली पंक्ति भी सरहापा की है, देखिए। घोर अघारे चंदमणि, जिम उज्जोज करई, परम महासुख एषु कड़े, दुरई अशेष हरें। ये पंक्तियां हैं सरहापा जी की। अगली पंक्ति है लोईपा की। लोईपा ने लिखा है कावा तरुवर पंच विडाल, लोईपा की अगली पंक्ति है भाव न होई अभाव न जाई। विरूपा जो कि सिद्ध कवियों में आते हैं, सिद्ध संत थे। सहजे थर करि वारुड़ साध, कढ़प्पा जी हैं जिनकी पंक्ति है एकड़ किज्जई मंत्र तंत। अगली पंक्ति है कढ़प्पा जी की ही, हालो डोंबी तो पूछम सद्भावे, सदगुर पाई पए जाइब पुड़ जिड़ा उड़ा। हेमचंद्र जी ने कहा है भला हुआ जो मारिया। अगली पंक्ति है पिए संगमिक उर निंदड़ी। डोम्भिपा जी की पंक्ति है गंगा जमुना माझे बहे रे नाई। अगली पंक्ति है कड़पा जी की ही, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाए सो बाह नाड़िया। कोई तारतम्यता नहीं है, बहुत ही कठिन है, खुद भी नहीं समझ में आ रहा है ये लिखा क्या है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। जिम लोड विजय पाड़ी, एहि तिम धरड़ी लई चित्त। ये पंक्तियाँ हैं कढ़प्पा की। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसें जपहु और औहट्ठा। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं विद्यापति की, इसको ध्यान रखिएगा। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपहु औहट्ठा। विद्यापति। हिंदू बोले दुरह निकार, छोटे तरुका भप की मार। ये पंक्तियां हैं विद्यापति जी के कीर्तिलता से। अगली पंक्ति है पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं चंदवरदाई जी की। मनोह कला समान कला 1652, विगसी कमल श्रृग भ्रमर वेणु खंजन मृग लुट्टे। ये पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो से। चंदवरदाई जी की अगली पंक्ति है बज्जई घोर निशान रान चौहान चौहोदिस। ये पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो से ली गई। उट्टी राजा पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। ये भी पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से हैं। अगली पंक्ति है जगनिक के परमाल रासो से। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धक्कार। ये आल्हा खंड से लिया हुआ है जगनिक के। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो जी ने लिखा है
एक नाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये उक्तियाँ हैं। उक्त वैचित्र के कवि थे अमीर खुसरो जी, और इन्होंने खूब पहेलियाँ बुझाई हैं। उन्हीं में से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये सारी पंक्तियाँ अमीर खुसरो की हैं। अगली भी पंक्ति है, मेरा जोबना नवेरला भयो है गुलाल, अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ। अगली पंक्ति आपने सुना होगा, इस गाने को हिंदी में है, जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। ये इसका रिमिक्स भी आया है और ये पुराना सॉन्ग भी है, जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। ये अमीर खुसरो जी की ही पंक्तियाँ हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध गज़ल हम लोग सुनते हैं, जो कि एक और प्रसिद्ध गज़ल हम लोग सुनते हैं, छाप तिलक सब झीनो। ये गज़ल भी अमीर खुसरो जी की लिखी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगली पंक्ति है विद्यापति जी के पदावली से, सरस वसंत समय भल पावली, काली कहल पिए साज हिरे, जब जाइब मई मारू देश। ये पंक्तियाँ विद्यापति जी के विद्यापति पदावली से हैं। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि भाषा से संबंधित हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य पर प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, और दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गाथा कहने से प्राकृत का आभास होता है, प्राकृत भाषा का बोध होता है, और दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना लेकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, भरत मुनि जी ने, जिनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें इन्होंने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से ही होने लगी थी। यहाँ पे 84 सिद्धों के नाम दिए हुए हैं, मैं पढ़ती हूँ 84 सिद्धों के नाम। लुइपा जो कि कायस्थ थे, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा जो कि क्षत्रिय थे, सब्रपा क्षत्रिय थे, सरहपा ब्राह्मण थे, कंकालीपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चोरिंगपा राजकुमार थे, बीड़ापा राजकुमार थे, शांतिपा ब्राह्मण थे, तंतिपा तंतवा थे, चमारिपा चर्मकार थे, खड्गपा शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, कढ़पा कायस्थ थे, कड़रिपा थगनपा शूद्र थे, नरोपा ब्राह्मण थे, शलीपा शूद्र थे, तिलोपा ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोखंदीपा अजोगिपा गृहपति थे, कालपा दोम्बिपा धोबी थे, कड़पा राजकुमार थे, कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण थे, भदेपा
तंधेपा शूद्र थे, कुक्करीपा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, महीपा शूद्र थे, अंचितपा लकड़हारा थे, भलहपा क्षत्रिय थे, नलिनपा और भुसकीपा राजकुमार थे। इंद्रभूति राजा थे, मेकोपा वणिक थे, कुड़ालिपा कमरिपा लोहार थे, जालंधरपा ब्राह्मण थे, राहुलपा शूद्र थे, मेदिनीपा धर्मरिपा धोकरिपा शूद्र थे, पंकजपा ब्राह्मण थे, घंटापा क्षत्रिय थे, जोगीपा डोम थे, चेकुलपा शूद्र थे, गुंडेपा चिड़ीमार थे, लुचिकपा ब्राह्मण थे, निर्गुणपा शूद्र थे, जयानंत ब्राह्मण थे, चरपटीपा कहार थे, चंपकपा भिखनपा शूद्र थे, भलीपा कृष्ण घृत वणिक थे, कुमरिपा चवरिपा मणिभद्रा योगिनी गृहदासी, मेखलापा योगिनी गृहपति कन्या, कनपलापा योगिनी गृहपति कन्या, कल्पा शूद्र थे, कंतालीपा दर्जी थे, धौलिपा शूद्र थे, उधलिपा वैश्य थे, कपालपा शूद्र थे, किलपा राजकुमार थे, सागरपा राजा थे, सर्व भक्षपा शूद्र थे, नागबोधिपा ब्राह्मण थे, दारिकपा राजा थे, पुत्तुलिपा शूद्र थे, पन्हापा चमार थे, कोकालिपा राजकुमार थे, अनगपा शूद्र थे, लक्ष्मीकरा योगिनी थी राजकुमारी, समुद्रपा भलीपा ब्राह्मण है। सिद्धों में सबसे पुराने जो सिद्ध हैं उनको सरहपा कहा जाता है, उनका नाम सरोज वज्र भी है। तो सिद्धों में सबसे पुराने जो थे वो हैं सरहपा। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति महासुख का अर्थ है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो देखा आपने कि महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ हुआ है, वज्रयान शाखा से हुआ है। और महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की प्राप्ति। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाम मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया, इन्होंने पतंजलि जी के योग के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ध्यान दीजिएगा, वज्रयानी क्योंकि पूरब में ही गोरखपुर है और वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूरब भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ जी ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, इन्हें नौनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। नाथों की संख्या 9 मानी गई हैं, इन्हें नौनाथ कहते हैं। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनके नाम हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इसमें से नागार्जुन ऐसे हैं जो कि सिद्धों में भी शामिल हैं और नाथों में भी शामिल हैं। इनका नाम सिद्धों में भी लिया जाता है और नाथों में भी लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये वीडियोज़ निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि परीक्षाएं शामिल हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अपना प्यार दीजिए इन वीडियोज़ को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।